चालाकी के खेल में जीतने के लिए आपको उसके नियम जानने होते हैं। उसी तरीके से असल ज़िंदगी में अगर आपको पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए लोगों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, तो इसके लिए भी आपको कुछ नियम जानने होंगे और वो आपको मिलेगा 48 लॉज ऑफ पावर बुक में। इस बुक में छल और चालाकी के 48 शक्तिशाली नियम लिखे हुए हैं जिसे सीख करके कोई भी इंसान पावरफुल बन सकता है। सबसे पहले पावरफुल होने का मतलब क्या होता है? पावरफुल होने का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान आपको दबाता है, पुट डाउन करता है, तो आप उसे डोमिनेट करके आते हो, एक करारा जवाब देते हो। पावरफुल होने का मतलब होता है कि आपको लोगों को अपने काम में लाना आता है। गॉडफादर मूवी में जब एक इंसान गॉडफादर के पास आके बोलता है कि मेरी डॉटर को कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, अब्यूज़ किया है, मुझे इंसाफ चाहिए, तो गॉडफादर उसे बोलते हैं कि तुम मेरे पास आकर के सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के बदले इंसाफ चाहते हो, अगर तुम मेरे से दोस्ती कर लो तो क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तो जब वो इंसान गॉडफादर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है तो गॉडफादर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें इंसाफ दिला देता हूँ, पर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे जब कभी भी तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो उस दिन मेरी मदद कर देना। Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. इसे कहते हैं लोगों को अपने काम में लाना। आज की इस वीडियो में हम 48 लॉज ऑफ पावर बुक के पहले 10 नियम समझेंगे और बाकी जितने भी नियम बचे हुए हैं वो आप कहाँ से सीख सकते हो, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में जानेंगे। शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। निकोलस फॉकवेट राजा लुइस द 14 का एक फाइनेंस मिनिस्टर था। फिर एक दिन लुइस द 14 का जो प्राइम मिनिस्टर रहता है, जिसका नाम रहता है जूल्स मजारिन, उसका डेथ हो जाता है इन द ईयर 1661। इसके बाद निकोलस को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का सक्सेसर निकोलस को चुना जाएगा क्योंकि वो राजा के करीब सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड इंसान था। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो लुइस द 14 रहता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन रहता है उसे ही अबॉलिश कर देता है। अब निकोलस को लगता है कि उसे राजा को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो एक बहुत ही लैविश पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे डिशेस थे जो पहले फ्रांस में किसी ने भी नहीं खाया था। पार्टी बहुत अच्छा होता है, लोग बहुत खुश रहते हैं और सारा का सारा अटेंशन लोगों का सिर्फ और सिर्फ निकोलस पे जाता है। पार्टी के अगले ही दिन निकोलस के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने ट्रेजरी से कुछ पैसे चुराए हैं। हालांकि उसने जो भी ट्रेजरी से पैसा लिया था वो राजा के कहने पे उसी के बिहाफ पे लिया था, पर अभी इस समय उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और उसे फ्रांस के सबसे आइसोलेटेड प्रिजन में डाल दिया जाता है जहां पर उसने अपने ज़िंदगी के आखिरी 20 साल गुजारे थे। अब सवाल आता है कि निकोलस को अरेस्ट क्यों किया गया? लुइस द 14 एक बहुत ही ज़्यादा घमंडी और ईगोइस्टिक राजा था। उसे हर एक इंसान का अटेंशन हमेशा चाहिए और उस दिन पार्टी में सबका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ निकोलस पे था और ये चीज़ राजा को नहीं पसंद आया और इसीलिए निकोलस उसके लिए एक इनसिक्योरिटी बन गया और इसी कारण उसने उसे जेल में डाल दिया, बर्बाद कर दिया। और लुइस द 14 यहीं तक नहीं रुका, उसने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इन सब के बाद निकोलस से भी ज़्यादा बड़ी लैविश पार्टी रखी और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके दिखाया। इसीलिए लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर, हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने से ऊंचे ओहदे वाले लोगों के सामने खुद को हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर उनको इनसिक्योरिटी महसूस हो गया तो वो हमें अगले ही दिन बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर का नॉलेज, अपने अंदर की खूबी अपने तक ही रखो। ये नहीं कि किसी ने आपको ज़रा सा अटेंशन दे दिया तो आप उसके सामने पूरा पिघल जाओगे। अलर्ट रहो, मैच्योर बनो। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। अपने दोस्तों के ऊपर अंधा भरोसा मत करो, इनफैक्ट आप अपने दुश्मनों को काम में ले लो। अक्सर क्या होता है कि लोगों को अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। उनको लगता है कि उनका दोस्त उनको कभी भी धोखा नहीं देगा, तो वो बिजनेस भी करते हैं तो दोस्त के साथ करते हैं। उनको लाइफ के हर एक एरिया में अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, पर यही सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि आपका जो दोस्त है वो आपके बहुत करीब है, उसको अच्छे से पता है कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमज़ोरी क्या है और इसीलिए वो आपको बड़ी ही आसानी से बर्बाद कर सकता है। और ऐसा ही कुछ मिड 9th सेंचुरी एडी में होता है जब माइकल 3 नाम का एक जवान इंसान रहता है जिसे उसके फादर के बाद बैजेंटाइन एम्पायर का सत्ता मिल जाता है। जब माइकल के फादर का डेथ हो जाता है तो उसके बाद बैजेंटाइन एम्पायर को उसके अंकल संभालते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम रहता है बार्डस का। बार्डस माइकल के एक अंकल थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक इंटेलिजेंट इंसान थे।
अब जब माइकल को अपना राज सिंहासन मिल जाता है तो उसे एक एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर यहाँ पर कोई भी इंसान जो समझदार होता, वो यहाँ पर आँख बंद करके बारडस जैसे इंसान को चुनता, बट माइकल ने बारडस को नहीं चुना क्योंकि वो एकदम इनोसेंट और बेवकूफ़ इंसान था। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके राज सिंहासन को हथियाने के लिए कोई भी इंसान उसको कभी भी मार सकता है। तो वो चुनता है बसीलियस को। बसीलियस उसका एक दोस्त था जिसने एक बार माइकल की जान एक जंगली घोड़े से बचाई थी और तब से ये लोग अच्छे दोस्त बन गए थे। माइकल जब बसीलियस को अपना काउंसलर चुन लेता है तो उसे देखने को मिलता है कि बसीलियस को तो पॉलिटिक्स का ज़ीरो नॉलेज है। तो माइकल को बसीलियस को अलग से एक स्कूल में भेजना पड़ता है जहाँ पर वो पॉलिटिक्स की पढ़ाई करता है। अब यहाँ पर इस बात को समझो, माइकल के पास ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छे ट्रस्टेड, लॉयल और एक पावरफुल अंकल हैं जो एक अच्छे लीडर भी रह चुके हैं, पर वो अंकल को ना चुन करके चुनता है अपने दोस्त को क्योंकि उसे अपने दोस्त पे अंधा भरोसा है और उस दोस्त को चुनता है जिसे पॉलिटिक्स का भी कोई नॉलेज नहीं है। एनीवेज, पॉलिटिक्स की पढ़ाई करने के बाद जब बसीलियस माइकल के पास आ जाता है तो अब वो उसके लिए फुल टाइम एक काउंसलर बन जाता है। अब माइकल को लगता है कि बसीलियस तो मेरे हर एक मिशन में मेरे साथ है, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन वो मुझे बताएगा, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम था पैसा। बसीलियस को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। माइकल उसको 2 गुना देता है, 3 गुना देता है, 4 गुना देता है, पर बसीलियस को वो हमेशा कम ही लगता है। कुछ टाइम के बाद बसीलियस को रियलाइज़ होता है कि उसके लिए सबसे बड़ा डेंजर माइकल के अंकल बारडस हो सकते हैं क्योंकि बारडस अभी भी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल इंसान है पूरे के पूरे एम्पायर में, और इसके साथ ही साथ इस समय पे वो आर्मी के हेड भी बन चुके थे और ये चीज़ बसीलियस को बहुत ज़्यादा डरा रहा था। फिर एक दिन बसीलियस माइकल को कहता है कि तुम्हारे जो अंकल है ना, ये तुम्हें साइड करके तुम्हारी राजगद्दी हथियाना चाहते हैं, और इस बात पे माइकल बहुत आसानी से भरोसा भी कर लेता है क्योंकि उसे तो अपने दोस्त पे अंधा भरोसा था। और माइकल खुद ही बोल देता है कि मेरे अंकल को असैसिनेट करवा दो, मरवा दो, और उसके अंकल का मर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद गेस व्हाट, अंकल का जो पोजीशन था हेड ऑफ आर्मी, वो पोजीशन अब माइकल बसीलियस को दे देता है। अब इस टाइम पे बसीलियस के पास वो सब कुछ था जो एक राजा के पास होता है, पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कुछ सालों के बाद बैजेंटाइन एम्पायर में बहुत ज़्यादा गरीबी छा जाती है और इस कारण माइकल बसीलियस के पास जाकर के बोलता है कि तुमने कुछ पैसे हमारे राज्य से उधार में लिए थे, मुझे वो वापस चाहिए। बसीलियस पैसे देने से साफ इनकार कर देता है और एक बहुत ही अजब सा स्माइल देता है। उस स्माइल से वो दिखाना चाहता है कि राजा कितना ज़्यादा बेसहारा है, गरीब है, कि वो अपने ही काउंसलर से पैसा वापस नहीं ले सकता। और उस स्माइल को देख करके माइकल को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर एक शाम आता है जब माइकल भारी शराब के नशे में था और बसीलियस कुछ आर्मी के साथ मिल करके उसे घेर लेता है, और अगले ही दिन बसीलियस के भाले के ऊपर माइकल का सर मिलता है और वो बोलता है कि आज से मैं बैजेंटाइन एम्पायर का राजा हूँ। ये होता है अपने दोस्त के ऊपर अंधा भरोसा करने का अंजाम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका जो दोस्त होता है उसे पता है कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमज़ोरी क्या है, और यही सेम चीज़ माइकल के साथ होता है। बसीलियस को पता था कि माइकल की ताकत क्या है। माइकल की ताकत उसके अंकल हैं, उसके अंकल उसे कभी ना कभी ज़रूर डिफेंड करते हैं, और यही बात का डर लग रहा था बसीलियस को, तो उसने अंकल को ही साइड कर दिया और माइकल को तो उसने बाद में खुद ही साइड कर दिया और पूरे एम्पायर पे अपना कब्जा जमा लिया। इसीलिए जितना आप अपने दुश्मनों से अवेयर रहते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा अपने दोस्तों से रहो, क्योंकि आपके दोस्त आपके दुश्मन से ज़्यादा जल्दी धोखा दे सकते हैं। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। अपने असल इरादे कभी भी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट में कभी भी डिफेंस क्रिएट ही नहीं कर सकते जिसके बारे में उनको पता ही नहीं है, और जब तक उन्हें आपके असल इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहानी है 1850 की, जब पर्शियन पार्लियामेंट में 35 साल का डिप्यूटी बिस्मार्क अपने करियर के टर्निंग पॉइंट पे था। उस टाइम पे जर्मनी छोटे छोटे स्टेट्स के टुकड़ों में बटा हुआ था और इसीलिए पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग चाहते थे यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है इन सब स्टेट्स को जोड़ देना और एक कर देना, और इसके बाद वो लोग चाहते थे कि वो लोग ऑस्ट्रिया के खिलाफ में जंग करें। पर्शिया का जो प्रिंस था, जो आने वाला राजा होने वाला था, वो इस जंग के फेवर में था, इसे सपोर्ट करता था। पर उस वक्त का जो करंट किंग था, फ्रेडरिक विलियम IV, वो इस वॉर के खिलाफ में था
और उसके साथ ही साथ और भी ऐसे कई सारे लोग थे जो जंग नहीं चाहते थे। इन सब के बीच जो बिस्मार्क था वो पर्शिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार था। उसने खुद जर्मनी के यूनिफिकेशन का सपना देखा था और एज अ फॉर्मल सोल्जर हिमसेल्फ उसने वॉर को बहुत ज़्यादा करीब से देखा था। उसे पता था कि जो जंग होता है, वॉर होता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस बिजनेस होता है। स्टिल इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो लोगों के सामने जंग के खिलाफ में एक स्टैंड लेता है। फिर एक दिन बिस्मार्क पर्शियन पार्लियामेंट में एक स्पीच देता है जिसमें वो कहता है, मैं एक देशभक्त हूँ और जंग को काफ़ी करीब से जानता हूँ। जो लोग बिना किसी कारण जंग चाहते हैं वो ये बात जान लें कि क्या आप जंग होने के बाद उन किसानों की आंखों में देख पाओगे जिन्होंने जंग में अपने ज़मीनों को राख होते हुए देखा है? क्या आप उन लोगों के सामने खड़े हो पाओगे जिन्होंने जंग के कारण अपने शरीर खो दिए? क्या आप उन फादर्स के सामने अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर पाओगे जिन्होंने जंग में अपने बच्चे खो दिए हों? मुझे बताओ, क्या आप में हिम्मत है ये सब देखने की? क्या आप अभी भी जंग चाहते हो? इस शानदार स्पीच के बाद पार्लियामेंट में जो लोग जंग को सपोर्ट करते थे वो भी जंग के खिलाफ में आ जाते हैं। और उस वक्त का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम IV, वो तो खुद जंग के हमेशा खिलाफ में था, तो वो तो बिस्मार्क से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस स्पीच को सुनने के बाद और उसे एक डिप्यूटी से सीधा एक कैबिनेट मिनिस्टर बना देता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, जर्मनी का यूनिफिकेशन भी हो जाता है और बिस्मार्क खुद ही ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक जंग घोषित कर देता है। यहाँ पर बिस्मार्क ने बहुत सही चाल चला था, क्योंकि देखो, बिस्मार्क हमेशा से जंग चाहता था, वो कभी भी जंग के खिलाफ में था ही नहीं। उसने तो वो स्पीच सिर्फ इसलिए दिया था ताकि लोगों को वो सुनने को मिल जाए जो लोग सुनना चाहते हैं और उसका असल इंटेंशन, असल इरादा छिपा रह जाए। और जब उसको सही टाइम मिला उस वक्त उसने अपने असल इरादे लोगों को दिखाया और जंग घोषित कर दिया। इसे ही कहते हैं कंसील योर इंटेंशन, मतलब अपने इरादे छिपा करके रखो, लोगों को सिर्फ वैसा दिखाओ जैसा लोग आपको देखना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं, और सही टाइम आने पे अपने असल इरादे दिखाओ और अपना काम करके दिखा दो, क्योंकि जब तक लोगों को आपके असल इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। 1825 की बात है जब रशिया में अलेक्जेंडर फर्स्ट के बाद निकोलस द फर्स्ट राजा बन जाता है, और इस बात से बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, और वो इसके अगेंस्ट में विद्रोह करते हैं। निकोलस अपनी पूरी ताकत लगा करके उन विद्रोह करने वाले लोगों को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। और उस विद्रोह का जो लीडर रहता है जिसका नाम रहता है कॉन्डैटरी रायलीफ, उसे निकोलस फांसी की सज़ा सुना देता है। जब रायलीफ को फांसी की सज़ा हो रही होती है तो उस वक्त उसका जो फांसी का फंदा रहता है वो टूट जाता है, और वो रस्सी टूटने के बाद रायलीफ बोलता है कि देखा आप लोगों ने, रशिया में कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता, इनफैक्ट ये लोग एक रस्सी भी सही से नहीं बना सकते। अब उन दिनों अगर किसी भी इंसान को फांसी हो रहा होता है और अगर उसका रस्सी टूट जाता है तो इसे ईश्वर की तरफ से एक संकेत माना जाता था। इसे माना जाता था कि शायद ऊपर वाला नहीं चाहता है कि इस इंसान को फांसी हो, इसीलिए रस्सी टूट गई। अब ये बात निकोलस के पास पहुंचती है तो निकोलस बोलता है कि ठीक है, हम उसके फांसी की सज़ा को माफ़ कर देते हैं, और वो एक माफ़ी नामा लिखने लगता है। पर लिखते ही वक्त वो अपने आदमी से पूछता है कि क्या जब रस्सी टूटी थी तो उसने कुछ बोला था? तो उसका आदमी बोलता है कि सर बिल्कुल, उसने बोला था कि रशिया में एक रस्सी भी ढंग से नहीं बनाया जा सकता है। और ये बात सुनते ही निकोलस माफ़ीनामा लिखना बंद कर देता है और बोलता है कि चलो उसे बताते हैं कि ढंग से काम किया कैसे जाता है, और रायलीफ को एक बार फिर से फांसी दिया जाता है। बस फ़र्क इतना था कि इस बार रस्सी नहीं टूटती है। आपके मुंह से निकले गए एक एक शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जितना ज़्यादा बोलेंगे वो उतना ही ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, छा जाएंगे, पर असल में आप जितना ज़्यादा बोलते हो उतना ही ज़्यादा आप कॉमन दिखते हो, वीक अपीयर होते हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग असल में पावरफुल होते हैं वो कम से कम बोलते हैं। जब उनके पास सही टाइम रहता है, सही बात रहता है, तब वो बोलते हैं और उस वक्त पूरी दुनिया उनकी सुनती है। इसीलिए ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि ज़्यादा बोलने से आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सही मौका मिले, सही बात रहे तो बोलो, अदरवाइज साइलेंस को अपनाओ। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन योर रेप्यूटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आपके रेप्यूटेशन के ऊपर, आपके प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अपने ज़िंदगी को सामने रख करके अपने रेप्यूटेशन को बचाओ। आपकी पहचान ताकत की बुनियाद होती है। देखो, रेप्यूटेशन का सिंपल से अगर मैं मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है द ओपिनियन दैट पीपल इन जनरल हैव अबाउट व्हाट समबडी इज़ लाइक।
आपको लेकर के लोगों के दिमाग में कैसी छवि है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिर्फ एक अच्छे रेप्यूटेशन के दम पे आप एक पूरी की पूरी लड़ाई जीत सकते हो। चलो इसका एक उदाहरण देखते हैं। ये कहानी है चाइना के एक जर्नल की जिसका नाम था चुकू लियांग। चुकू लियांग एक बार क्या करते हैं कि अपने सारे के सारे आर्मी को किसी दूसरे कैंप में छोड़ देते हैं और खुद किसी दूसरी जगह पे लगभग मुट्ठी भर सेना के साथ रुक जाते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था, पर अचानक से खबर मिलती है कि चुकू लियांग का दुश्मन सीमा ई अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ हमला करने के लिए आ रहा है। इस वक्त चुकू लियांग का बचना असंभव था, पर उसने किस्मत को कोसने के बजाय, समय बर्बाद करने के बजाय कुछ ऐसा किया जिसका आम दिमाग कभी भी कल्पना तक नहीं कर सकता है। चुकू लियांग अपने मुट्ठी भर सेना को आदेश देता है कि अपने सारे के सारे झंडे नीचे ले लो, मुख्य दरवाज़ा खोल दो और तुम सब कहीं जाकर के छिप जाओ। इसके बाद चुकू लियांग शहर के सबसे ऊंचे दीवार पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा विजिबल था, उस पे जाकर के खड़ा हो जाता है और अपना टॉइस्ट रोब पहन करके मंत्र जाप करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है। फिर सीमा ही आता है और दीवार के ऊपर जैसे ही उसने चुकू लियांग को देखा वैसे ही उसने उसे पहचान लिया और थोड़ी ही देर में सीमा ई घबराने लगता है और अपने 1.5 लाख सिपाहियों को आदेश देता है कि पीछे हट जाओ, और कुछ समय बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, सीमा ई अपने 1.5 लाख सैनिकों को लेकर के पीछे क्यों हट गया? हालांकि वो चाहता तो उसी वक्त चुकू लियांग को मौत के घाट उतार सकता था। इसके पीछे एक ही रीज़न है और वो है लियांग की रेप्यूटेशन। चुकू लियांग को स्लीपिंग ड्रैगन भी माना जाता था। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो अपने स्ट्रैटेजिक स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था और सीमा ई उससे पहली बार नहीं लड़ रहा था, वो उससे कई बार और लड़ चुका था और उसे अच्छे से पता था कि चुकू लियांग किस टाइप का पर्सन है। जब सीमा ई ने चुकू लियांग को दीवार के सबसे ऊपर अकेले प्रार्थना करते हुए देखा बिना किसी भी सैनिक के सिक्योरिटी के, तो उसे लगा कि ये लियांग की एक चाल हो सकती है उसे फंसाने का, और वो अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ वहाँ से वापस हो गया। हालांकि उस वक्त तो लियांग एकदम ही कमज़ोर था, अकेला था, पर उस दिन सिर्फ और सिर्फ लियांग का एक अच्छा रेप्यूटेशन उसकी जान बचा देता है। लॉ नंबर 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अपने आप को कभी भी भीड़ में खोने मत दो। मेक योर सेल्फ मैग्नेट ऑफ अटेंशन। भले ही से इसके लिए आपको किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लोगों का अटेंशन आपके ऊपर होना चाहिए, भले ही से इसके लिए आपको बदनाम भी होना पड़े। याद रखें, ताकत के मामले में बदनामी बेनामी से बेहतर होता है। और वैसे भी जैक स्पैरो ने कहा है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनकी हरकतें देख करके लगती हैं कि ये लोग इन्फ्लुएंसर का टाइटल तक डिजर्व नहीं करते हैं, स्टिल दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज़। क्यों? क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी ऐसा परोसते हैं इंटरनेट पे जिसको देख करके लोग मजाक उड़ाते हैं, दूसरा इंसान उसके ऊपर रोस्ट बनाता है, उसे और ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर को भी पता है कि मुझे सिर्फ अटेंशन लाना है मार्केट से, अगर मेरे पास अटेंशन नहीं रहा तो मेरा नाम ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए लोगों का अटेंशन हमेशा आपके ऊपर होना चाहिए, भले से उसके लिए आपको कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। क्योंकि यही काम हर एक बिजनेस फिगर, पॉलिटिशियंस, एक्टर, सेलिब्रिटीज़, हर एक इंसान ये काम करता है। जिसे भी आप देखते हो ना जो बहुत ज़्यादा सफल है, फेमस है, उसे भी पता है कि बिना अटेंशन के मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई भी करियर नहीं है। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। लोगों को अपने काम में लाओ और क्रेडिट खुद ले जाओ। जो काम आपके लिए बाकी लोग कर सकते हैं उसे खुद करने में समय बर्बाद ना करें। निकोला टेस्ला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। टेस्ला को हमेशा लगता था कि साइंस की दुनिया में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, पर वो गलत थे, क्योंकि थॉमस एडिसन ने टेस्ला को हायर करके उनसे काफ़ी सारा काम कराया। टेस्ला के हर एक आइडिया का, इन्वेंशन का, काम का पूरा क्रेडिट एडिसन ने अपने नाम पे ले लिया। निकोला टेस्ला को अपने हर एक काम का सिर्फ 1 टाइम पेमेंट मिला। वहीं दूसरी तरफ थॉमस एडिसन ने जितने भी अपने नाम के ऊपर पेटेंट करा रखे थे, उस कारण उनको लाइफ टाइम रेवेन्यू मिलता गया। इसीलिए हर एक काम खुद करने की आदत मत रखो, लोगों को अपने काम पे रखो और उस काम का क्रेडिट खुद के नाम पे ले जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुक लिखना चाहते हैं पर उनके पास बुक लिखने का टाइम नहीं है, तो वो किसी दूसरे राइटर को हायर करते हैं। बुक उनके लिए वो राइटर लिखता है और उसे 1 टाइम पेमेंट मिलता है, पर क्रेडिट उस इंसान को मिलता है जिसने उस राइटर को हायर किया था। इसको बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। हमेशा अपने दुश्मन को अपने पास खुद आने दो,
क्योंकि जब वो आपके पास आएंगे तो वो एक लो पोजीशन में रहेंगे और उस वक्त आपको उनके ऊपर अटैक करना है, उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करना है एंड यू होल्ड द कार्ड्स। एग्जाम्पल, एक इंसान के बारे में सोचो जिसे मछली पकड़नी है। अब वो मछली को चेस करने के बजाय अपने फिशिंग रॉड में एक जूसी वर्म को हुक कर देता है और फिर उसे पानी में डालता है। उस वर्म को देख करके मछली वहाँ पर आएगी, उस हुक में फंस जाएगी और उसके बाद वो इंसान मछली को पकड़ लेगा। अब यहाँ पर जो बेट है वो ये वर्म है जिसे देख करके मछली आती है और हुक में फंस जाती है। उसी तरीके से आपको भी अपने टारगेट को, अपने दुश्मन को अपने ओर लाना है, अपनी तरफ बुलाना है। भली से उसके लिए आपको कोई बेट भी यूज़ करना पड़े, बस आपका दुश्मन आपके पास आएगा तो वो एक लो पोजीशन में रहेगा, आपको कभी भी उनके पास नहीं जाना है। और जब वो लो पोजीशन में रहेंगे उस वक्त आपको उनके ऊपर अटैक करना है, उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करना है। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। 1502 में फ्लोरेंस, इटली में एक बहुत बड़ा मार्बल का पत्थर मंगाया जाता है क्योंकि उससे एक खूबसूरत सी मूर्ति बनानी थी। पर एक नौसिखिए मूर्तिकार से उस मार्बल के पत्थर में एक होल हो जाता है और वो होल वहाँ पर कर देता है जहाँ पर मूर्ति का पैर बनने वाला था। उस समय के फ्लोरेंस के मेयर पीरियो सेड्रोनी चाहते थे कि अब इस मार्बल को लियोनार्डो दी विंची या कोई महान मूर्तिकार आकार दे, मगर सबको लगने लगा था कि अब ये मार्बल बर्बाद हो चुका है। तो मेयर को भी लगता है कि यार इस मूर्ति को बनाना अब पैसे की बर्बादी है। फिर माइकल एंजेलो, जो अपने समय के काफ़ी अच्छे मूर्तिकार थे, वो रोम से फ्लोरेंस आते हैं और बोलते हैं कि मैं इस मूर्ति को बनाऊंगा। पहले तो मेयर माइकल एंजेलो से बहस करने लगते हैं पर बाद में वो भी मान जाते हैं। माइकल एंजेलो अपने कई हफ्तों की मेहनत से फाइनली मूर्ति को कंप्लीट कर देते हैं और जब वो उसे फिनिशिंग टच दे रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर मेयर आ जाते हैं। मेयर मूर्ति को देख करके बोलते हैं कि तुमने तो मूर्ति काफ़ी खूबसूरत बनाई है, बस नाक बेढंग लग रही है। असल में मेयर मूर्ति को गलत पर्सपेक्टिव से, गलत अलाइनमेंट से देख रहे थे, इसीलिए उनको नाक अच्छा नहीं दिख रहा था। माइकल एंजेलो ने अपने हाथों से इशारा करके बताया मेयर को पीछे होकर के देखने के लिए और अपने छेनी से मूर्ति के नाक के ऊपर तराशने का एक नाटक करने लगे। जब मेयर उसे सही पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उन्हें वो सही अलाइनमेंट में दिखता है और फिर मेयर अपने गुरूर के साथ कहते हैं, देखा मैंने तो कहा ही था नाक का अलाइनमेंट सही नहीं है, अब मूर्ति काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें जान आ गई हो। यहाँ पर माइकल एंजेलो ने काफ़ी चालाकी के साथ खेला। यहाँ पर अगर माइकल एंजेलो चाहते तो वो मेयर के साथ बहस कर सकते थे, पर उसके बजाय उसने सिंपली नाक के ऊपर तराशने का नाटक किया और जब मेयर ने उसे सही पर्सपेक्टिव से देखा तो उसका ईगो भी सेटिस्फाई हो गया जब उसने बोला कि देखा मैंने तो कहा ही था नाक बेढंग है, अब ये अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें जान आ गई। यहाँ पर अगर माइकल एंजेलो मेयर से बहस कर लेते तो उनको उनका पेमेंट नहीं मिलता। यहाँ पर माइकल एंजेलो ने अपने मूर्ति को भी बेढंग होने से बचा लिया और अपने पेमेंट को भी। इसीलिए अपने एक्शन से जीतो, ना कि अपने आर्ग्यूमेंट से। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। किसी दूसरे की निगेटिविटी से, किसी दूसरे के दुख और दर्द से आप खुद को अंदर ही अंदर मार देते हो। देखो ये जो अनहैप्पी और अनलकीनेस है, ये जिस भी इंसान के अंदर होता है ये कंटेजियस होता है, एक डिजीज़ की तरह ये फैलता है। अक्सर होता क्या है कि आप किसी नेगेटिव पर्सन को, किसी दुखी इंसान को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हो, उनको सुधारने की कोशिश करते हो, उनकी हेल्प करते हो, पर अंत में होता क्या है कि वो सुधरते नहीं है। इनफैक्ट आप खुद धीरे धीरे उनके तरह बनने लगते हो, आप खुद उनकी तरह चिड़चिड़े हो जाओगे, आप खुद उनकी तरह अनलकी इंसान बन जाओगे। और ऐसा मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत लोगों को होते हुए देखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अक्सर लोग बोलते हैं कि अपने आप को अनहैप्पी, अनलकी, नेगेटिव लोगों से दूर रखो, नहीं तो आपके लाइफ में भी वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। इस नियम का भी सेम वही मतलब निकल के आता है। अपने आप को, जो बेकार लोग हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, जो सारा दिन पड़े रहते हैं, अनलकी लोग हैं, उनसे दूर रखो। एक हद तक आपको लगेगा कि मैं आपको मतलबी बना रहा हूँ, पर अगर असल में ये चीज़ मतलबी होना हुआ तो आपको मतलबी होना ही पड़ेगा अगर आपको इस दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो। क्योंकि आप हर एक नेगेटिव इंसान के पीछे नहीं पड़ सकते उसको सुधारने के लिए, क्योंकि चांसेस है फिर आप भी नेगेटिव बन जाओगे। सो अपने आसपास एक पॉजिटिव और अच्छा माहौल बनाओ ताकि आप सफल हो और इस दुनिया में एक अच्छी जगह बना पाओ। तो ये था 48 लॉज ऑफ पावर का पहला 10 नियम। अब रुको, कहीं पर जाओ मत, क्योंकि अभी भी 38 लॉज बाकी हैं। अब वो आप कहाँ से सीख सकते हो? वेल, ये सब लॉ आप हमारे ही चैनल पे सीखोगे, क्योंकि हम 48 लॉज ऑफ पावर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बना रहे हैं और ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हमने पहले 10 नियम कवर किए और बाकी आने वाले 4 वीडियो में इसके पूरे के पूरे नियम कवर हो जाएंगे। अब
अगला वीडियो कब आएगा, कितना जल्दी आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप लोग कमेंट कितना करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा डिमांड रहेगा उतनी ही जल्दी सप्लाई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए और वो हाजिर हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो देखो यार, मैं काफ़ी टाइम से इनकंसिस्टेंट था और उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे, बट अब हम वापस आ चुके हैं और कंटेंट की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही पब्लिश हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ।